कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज हम मिल रहे हैं। मैं आपको अपनी तरफ से आज शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज हम दोबारा से एक बार दोबारा से उसी चैप्टर की तरफ आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये लिख दिया ग्रेट मॉर्निंग। आपको मेरी शुभकामनाएं आप सभी को आज के दिन के लिए। आज का सुबह, आज का सवेरा आपकी लाइफ में और विद्या लेकर आए, ज्ञान लेकर आए। मैं ऐसी कामना करता हूँ भगवान से, और मैं भगवान को ये कहता हूँ कि आप सब एक बात को ध्यान रखें, तमसो मां ज्योतिर्गमया। हे भगवान, हमें 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 ज्योतिर रोशनी की तरफ लेके चल। दोस्तों, ये विद्या का जो ज्ञान है, ये रोशनी की तरफ लेके चले, ऐसा मैं भगवान से कामना करता हूँ। क्योंकि कहते हैं कि विद्या एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसा धन है जिसको कोई चोरी भी नहीं कर सकता, और इस धन से इस दुनिया के सभी धन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम उस सरस्वती माँ विद्या देवी को नमस्कार करेंगे कि हे माँ, हमें ऐसा धन दे, ऐसी धन दे, ऐसी कृपा दे कि हम इस जीवन में अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को, अपनी अच्छी बातों को पूरा कर पाए। क्योंकि दोस्तों, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं मेरे बेटे। मिस्टर कलाम हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे, और जब वो गए तो उससे पहले उन्होंने बहुत कुछ बताया। सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं, नींद में आते हैं। सपने वो होते हैं दोस्तों जो आपको सोने ही ना दे। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें दोस्तों, उनका नाम है सपने। तो आइए हम उन्हीं सपनों के लिए आज एक नया टॉपिक, नई क्लास आज हम शुरू करेंगे, और हम लिखेंगे, मैं लिखूंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। जबकि हमने लास्ट क्लास में टॉपिक का नाम लिखा था वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स एंड शेयर्स। इंटेंजिबल्स मैंने कहा था जैसे पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ये सब इंटेंजिबल्स हैं। लेकिन हम अपने सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी अकाउंट्स के सिलेबस में हम जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है गुडविल। हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे बेटे। और मैंने लेक्चर 1 में आपको शेयर्स की वैल्यूएशन करनी थोड़ी सी बताई थी। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स का आज लेक्चर 2 है। तो आज की क्लास में क्या क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा एजेंडा बता दूं। पहले तो मैं पिछले लेक्चर 1 का रिवीजन थोड़ा सा करूंगा, 5-10 मिनट आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि मुझे प्यार है आपसे। आप नहीं भी कहें तब भी मुझे मालूम है कि मेरे को आपसे बेस्ट से बेस्ट आपको क्या देना है। और दूसरी बात जो मैं आज आपको कराऊंगा, आज आपको शेयर्स की वैल्यूएशन में कुछ आगे लेके चलूंगा। धीरे धीरे, होले होले आगे हम चलेंगे और प्यार को बढ़ाएंगे। हद से गुजर जाएंगे मेरे बेटे, हद से गुजर जाएंगे। तो आज मैं शेयर्स में थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। थोड़ा सा क्या, काफी 1-2 मेथड्स और डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार बुक को खोल लें, क्योंकि बुक जो है मैंने आपके सामने उस दिन बताई थी। तो एक बार खोलेंगे बुक को। मैंने ये कंसेप्ट्स का पेज खोला है, आप भी कंसेप्ट का पेज खोलें। ये देखिए जी, कंसेप्ट का पेज आपके सामने। 15 कंसेप्ट्स मैंने लिखे हैं। मैंने 15 कंसेप्ट्स लिखे हैं। कंसेप्ट 1 से लेकर कंसेप्ट 15 तक मैंने लिख डाले हैं। और मैंने कहा जी ये पूरा चैप्टर 15 कंसेप्ट्स में टूटा हुआ है, बटा हुआ है। बस हमने लास्ट क्लास में क्या क्या किया था थोड़ा सा बता दूं। कंसेप्ट 1 कर लिया था मीनिंग एंड वाई वैल्यूएशन। कंसेप्ट 2 भी कर लिया था नीड ऑफ वैल्यूएशन। कंसेप्ट 3 भी किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स।
और हमने कंसेप्ट नंबर 4 का एक मेथड भी कर लिया था जिसका नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स। मेथड ऑफ वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स, तो दोस्तों हमने ये भी कर लिया था मेथड ऑफ वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स। और उसमें एक मेथड किया था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। और कंसेप्ट नंबर 5 आज हम करेंगे। फिर 6th, पहले 5 और 6 हम लिख लेंगे लेकिन डिस्कस मैं आज नहीं करूंगा। और फिर 7th, 8th और 9th मैं चाहता हूं 7th, 8th, 9th और 10th ये 4 कंसेप्ट आज आपको मैं करा दूं आज के लेक्चर नंबर 2 में। और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, बस यही सिलसिला चलेगा। और हम दोस्तों आज ज्ञान की गंगा में बहते चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे और लाइफ के कुछ और मुकामों को हासिल करेंगे। तो आइए, मैंने आपके सामने ये बातें रखी थी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार आप स्टार्टिंग के पेजेस भी ओपन कर लें। इसमें थ्योरी एक बार ओपन कर लें। बेटा थ्योरी में मैंने आपको जैसे बताया था कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स में मैंने ये हर चैप्टर में आपको मैंने देखे थ्योरी के क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर दिए। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने मैंने रखा हुआ है जो जून 1993 में और उसके बाद भी बहुत बार आया हुआ है। मैंने एक ही अटेम्प्ट लिखा है, बहुत अटेम्प्ट में आ चुका है। व्हाट इज द नेसेसिटी, व्हाट इज द नेसेसिटी फॉर वैल्यूइंग इक्विटी शेयर्स। वो कहता है इक्विटी शेयर्स को वैल्यू करने की जरूरत ही क्या है। तो वैसे तो हमने एक कंसेप्ट लिखा था लेकिन फिर भी मैंने इसको पूरा थ्योरी में कैसे करेंगे उसके लिए पूरा आंसर नंबर 1 लिखा है, 9 पॉइंट्स लिखे हैं भाई, इनके लिए है देयर इज द नेसेसिटी फॉर वैल्यू इक्विटी शेयर्स। अमालगमेशन के लिए परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज, परचेज ऑफ ब्लॉक ऑफ शेयर्स, conversion of shares, raising a loan, compensation to shareholders, purchase of shares by employees वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो दोस्तों जरूरी होते हैं एक कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन को करने के लिए। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। वैसे तो हमने लास्ट कंसेप्ट जब हमने प्रैक्टिकल लिखे थे तो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे थे, तो बेटे इसको एक्सप्लेन किया मैंने, हाय राम, आंसर भी लिख दिया है। कोई बुक आप चेक कर लीजिए सीएस एग्जीक्यूटिव की, किसी की भी बुक, क्वेश्चन आंसर भी दे दिए बेटे, कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया है, प्रैक्टिकल भी वैसे ही किए। तो हॉल ऑफ फेम का क्वेश्चन है, अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी, यील्ड ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड डिविडेंड पॉलिसी, नेट एसेट पोजीशन, कैपिटल एम्प्लॉयड, एफिशिएंट मैनेजमेंट, अनफेवरेबल फाइनेंशियल रेशोस। इसका मतलब बड़े सारी बातें निर्भर करती हैं एक कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन के ऊपर या नीचे आ जाने में। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, मैंने इसका फ्लो चार्ट बनाया था लेकिन बेटा थ्योरी में आ गया तो फिर क्या लिखेंगे वो पूरा लिख दिया है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स की वैल्यूएशन के लिए अलग अलग तरीके क्या है। तो पहला तरीका है नेट एसेट मेथड, दूसरा तरीका है अर्निंग बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 2 सिनेरियोज लेंगे, एक सिनेरियो में मानेंगे लिक्विडेशन हो गई और दूसरे सिनेरियो में मानेंगे लिक्विडेशन नहीं हुई। तो अगर लिक्विडेशन हो गई तो बेटे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, और लिक्विडेशन नहीं हुई तो कौन सा लगाएंगे। बेटे हमने ये बातें डिस्कस की थी, आप आराम से देख ले, ये सारी थ्योरी आपके सामने लिखती है, आपको कुछ भी नोट्स नहीं बनाने हैं, सब कुछ आपके सामने है मेरे बेटे। तो प्लीज आप थ्योरी जरूर साथ साथ करें। मैंने थ्योरी में पहले 3 क्वेश्चंस तो बता दिए बेटे, पहले 3 बता दिए, आप चेक कर लीजिए, पहले 3 बता दिए मेरे बेटे। फर्स्ट 3 मैंने प्रिपेयर कर दिए और बता भी दिए, ठीक है जी। तो मैं कुछ आगे अब चलूंगा, मैं पहले रिवाइज कर रहा था और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि
हमने जो भी कुछ अभी तक डिस्कस किया है वो मैंने ये बहुत इजी बातों में बताया है, और एक ही मेथड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को हमने शुरू कर दिया था। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, और बेटे शेयर्स दोनों इक्विटी भी और प्रेफरेंस। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। बेटे इसके बाद मैंने बताया था कि देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, second school of thought. There are two thoughts. बेटे दो विचारधाराएं हैं जिनको हम लेके चलेंगे। एक विचारधारा ये कहती है कि हम वैल्यू निकालेंगे कंपनी की अगर ये सोचते हुए कि अगर कंपनी का आज ही लिक्विडेशन, अगर कंपनी का आज ही लिक्विडेशन हो जाए, होता नहीं है बेटे प्रैक्टिकली, actually there is no practical liquidation, but still we assume that if the company liquidates today, then how much will be the net assets available? Net assets का मतलब क्या है? assets माइनस लायबिलिटीज। बेटे यही तो नेट एसेट्स होंगे, यही तो बांटे जाएंगे इक्विटी होल्डर्स को और प्रेफरेंस को। तो नेट एसेट्स को भाग कर देंगे हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो एक एसेट वैल्यू आ जाएगी। इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। बेटा दूसरा नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। और बेटा सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, आपने सुना होगा 11th क्लास में एक कंसेप्ट होता था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जब तक दुनिया चलेगी ये दुनिया चलती ही रहेगी और तब तक गोइंग कंसर्न रहेगा। इसका मतलब अगर ये कंपनी भविष्य में चलती रहे, अगर ये कंपनी भविष्य में चलती रहे, फ्यूचरिस्टिक रहे, भविष्य में हमेशा चलती रहे, तो मैं कहूंगा उस केस में इस कंपनी की शेयर की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए बेटे? तो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। तो हमने एक स्कूल ऑफ थॉट कर लिया था इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 कराना चाहूंगा। एक बार आप ओपन कर लें कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने वैसे होमवर्क में बहुत कुछ दिया है बेटे। होमवर्क में दिया है, होमवर्क में क्या क्या दिया बेटे? लो बेटे, ये बेटे मैंने होमवर्क में आप सभी को पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था बेटे, कंसेप्ट नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और मेथड का नाम लिखा है मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। और पहले 1 से लेके 4 तक मैंने पहले तो शेयर्स की वैल्यूएशन या किसी भी वैल्यूएशन के बारे में बताया था। तो बेटे कंसेप्ट वाइज डिवाइड किया बेटे हिम्मत चाहिए, समय लगा, 1-1.5 वर्ष लग गया इस तरह से विभाजित और डिफरेंट बाइफरकेशन देना। एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आपको ज्यादा समझ आए। तो चलिए जी, कंसेप्ट नंबर 4 के बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 दिया था जी, होमवर्क में करके आइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
फिर मैंने, चलिए 2 भी नहीं दिया था, मेरे को याद आ रहा है मैंने नहीं दिया था, मैंने कहा था बस आप फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार दोबारा करें। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने पहला क्वेश्चन दोबारा दिया होगा और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए शुरू करेंगे। आप प्लीज अपना पेज नंबर 473 खोल लें, पेज नंबर 473 को ओपन कर लें। आज हम उसमें शुरू करने वाले हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ के लिमिटेड एंड जे लिमिटेड। आपको नीचे तो बैलेंस शीट्स दिए हैं, के लिमिटेड एंड जे लिमिटेड ऑन 30th सितंबर 2003। पढ़ ले बेटा, पहले 1 मिनट लगा के पढ़ ले, मैं तब तक पानी पी लूं, आप पढ़ लें। बेटे, the board of directors of K Limited approved to take over J Limited. Find out the ratio of exchange। बेटा ये मैंने बताना था अभी, on the basis of book values। आराम से पढ़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। ये बैलेंस शीट थी कंपनीज की, एक कंपनी है के, दूसरी है जे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, आपके पेपर में आया हुआ है, सजेस्टेड 2004 में है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए क्या लिखी हुई है। The board of directors of K Limited approved to take over J Limited on 30th September 2003. Find out the ratio of exchange on the shares on the book values। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप सबने पढ़ लिया होगा। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाऊंगा, जबकि इसका आंसर मैंने नीचे लिख भी दिया, लेकिन स्टिल मैं पूरा कराना चाहूंगा और आप देखेंगे कि मैं क्या करता जा रहा हूं। आइए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ एक बार आइए दोस्तों, हम सभी आगे चल रहे हैं और मैंने एक बार आपके सामने लिख दिया है और मैं आपके सामने अब चल रहा हूं। चलिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं। लीजिए, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने सॉल्व कर दी। आइए हम शुरू कर रहे हैं।
मैं आपके सामने इस समय खड़ा हूं और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए शुरू कर रहा हूं। मैं नोट 1 लिखूंगा, जबकि ये पेपर में नहीं लिखना, फिर भी आप लिखें। नोट 1, इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी ऑल्सो नेम्ड एज। इंट्रिंसिक वैल्यू को हम इस तरह से कह सकते हैं, बुक वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, लिक्विडेटेड वैल्यू, लिक्विडेटेड वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू तो लिख ही दिया, वाइंडिंग अप वैल्यू। अलग अलग नामों से दोस्तों हम इंट्रिंसिक वैल्यू को पुकार सकते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी नेम्ड एज बुक वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, लिक्विडेटेड वैल्यू, वाइंडिंग अप वैल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का मतलब भी इंट्रिंसिक वैल्यू है। नोट नंबर 2 बेटे, ये मैंने वैसे बताना था आपको, फिर भी अभी बता रहा हूं। वैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में बताऊंगा, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है या अमेलगमेट करती है तो किस बेसिस पे शेयर्स इशू करती है, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेशो। तो अभी लिख लें, एक्सचेंज रेशो, एक्सचेंज रेशो is the ratio, exchange ratio is the ratio at which one company, मतलब purchasing company, at which purchasing company purchases, at which purchasing company purchases the shares और issues the shares। मैं एक करेक्ट वर्ड लिखूं, exchange ratio is the ratio, exchange ratio is the ratio at which one company, जनरली हम उसको बोलते हैं परचेजिंग कंपनी issues the shares to अदर कंपनी। अब बेटा ये दूसरी अदर कंपनी क्या होती है? टू अदर कंपनी, वेंडर कंपनी। मतलब आप प्याज खरीदते हैं ना बेटे, तो 50 रुपए का 1 किलो, तो मैं कहूंगा 50 रुपए 1 किलो इज एक्सचेंज रेशो। दो चीजों को अदला बदली करें तो उसको एक्सचेंज रेशो बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो मैं लिख रहा हूं फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर, बेटे अब इसका ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के चैप्टर में, अभी नहीं बता पा रहा, लेकिन ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के चैप्टर में। फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, चांस की बात आ गया तो इसलिए बता रहा हूं, जबकि मैंने बताना भी नहीं था। कैलकुलेटिंग एक्सचेंज रेशो, following is the formula for calculating exchange ratio. Value per share of vendor company upon value per share of purchasing company, value per share of vendor company upon value per share of purchasing company। मान लेते हैं ये कुछ भी आ गई बेटे, मान लेते हैं ये आ गई 0.8, कुछ भी आ सकती है, मैं ये कह रहा हूं कुछ भी आ सकती है, मान लेते हैं 0.8 आ गई, 0.8 आ गई, कुछ भी हो सकती है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लिख रहे हैं सपोज exchange ratio is 0.8, then it implies, suppose exchange ratio is 0.8, then it implies for every 1 share of vendor company, 0.8 shares, 0.8 shares of purchasing company will be issued. आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। अभी एक्सचेंज रेशियो पूरा खोल के नहीं बताया, खोल के दिखाऊंगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के चैप्टर में मेरे बेटे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के चैप्टर में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ गया तो बेटा बस हल्का सा ट्रेलर दिया है, पिक्चर नहीं दिखाई। इंट्रोड्यूसिंग मल्लिका शेरावत, बेटे मल्लिका शेरावत को इंट्रोड्यूस किया। अभी पूरे मल्लिका के बारे में बताऊंगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के चैप्टर में, अभी नहीं बता रहा, ठीक है जी। तो नोट 1 और नोट 2 पेपर में लिखने नहीं है आपके लिए। तो मैं आगे चल रहा हूं, मेन आंसर की तरफ बढ़ रहा हूं। मेन आंसर, स्टेटमेंट showing calculation of book value of K and J, दो कंपनी है जी, K and J। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यूज ऑफ K and J, ये लिख दिया जी, ये लो बेटा। बुक वैल्यू बताइए क्या होती है, पता है आपको? बुक वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू, तो बेटे ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। तो यहां पर लिखेंगे K और यहां लिख देंगे J, K और J, आराम से बेटे K और J लिख दिया मैंने। एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को हमने पहले लिखा बेटे। सेकंड है इन्वेस्टमेंट्स, थर्ड है करंट एसेट्स, बेटे सारे एसेट्स लिखने हैं। पहली प्रेफरेंस देनी है मार्केट वैल्यू को, नहीं दी तो एग्रीड वैल्यू को, नहीं तो बुक वैल्यू को। बेटे मार्केट वैल्यू तो मुझे दिख रही नहीं, मैंने पेज पलट के देखा, एग्रीड वैल्यू भी नहीं दिख रही। तो बेटे हम बुक वैल्यू लेंगे 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख। बेटे ये सारे एसेट्स लिख लिए, टोटल कर दीजिए, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स आपके सामने बेटे। कैलकुलेटर से करना है, कसम होगी अगर आपने ऐसा नहीं किया। 18 लाख, 5 लाख, ये बेटे आ गई लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज आ गई बेटे। आराम से अब हम लायबिलिटीज लिखेंगे। आपको मैंने बताया हम लायबिलिटीज थर्ड पार्टी लायबिलिटीज लिखते हैं। कंपनी फर्स्ट पार्टी है, शेयर होल्डर सेकेंड पार्टी है और बाकी सब थर्ड पार्टी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बेटे ये तो सेकेंड पार्टी के लिए है। डिवेंचर्स, तो लिखते हैं बेटे डिवेंचर्स, डिवेंचर्स 3,50,000 रुपए के हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बेटे ये 2 लाख हैं
और 1 लाख है। बेटे बिल्स पेबल 50,000 और 40,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी तो है ही नहीं। डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल आपके सामने लिखा है। बेटे लायबिलिटीज को टोटल कर दीजिए। ये जो फिगर आएगी ये 6 लाख आएगी और ये जो फिगर होगी ये 1,40,000 होगी। आराम से बेटे टोटल करना है कैलकुलेटर से। ये मुंह जुबानी हो जाता है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, और कोई कारण नहीं था। अब मैं नेट एसेट्स लिख रहा हूं, मतलब एसेट्स में से लायबिलिटीज लेस कर दूं अगर, तो यहां पर नेट एसेट्स आ जाएंगे। तो 18 लाख में से 6 लाख चले गए तो बेटे 12 लाख, और 5 लाख में से 1,40,000 चले गए तो बेटे 3,60,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बेटे मैं यहां तक लिख दिया है आराम से। मैंने नेट एसेट्स लिख दिए 12 लाख और 3,60,000। खुद करिए, अब अपने आप करिए। बेटे ये 12 लाख रुपए और ये फिगर आ गई बेटे 3,60,000। अब आ जाइए बेटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 40,000 है बेटे, और 18,000 है क्योंकि एक शेयर 10 रुपए का। आराम से देख लीजिए बेटे, बुक वैल्यू आ गई 30 रुपए क्योंकि भाग करना है, और यहां पर आ गई 20 रुपए। तो बेटे आराम से देख लीजिए एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं भले समझ नहीं भी आए कोई बात नहीं, आप लिख लें, फिर मैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के चैप्टर में समझाऊंगा। बुक वैल्यू निकालने के बाद हम एक्सचेंज रेशो निकाल रहे हैं। वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ वेंडर कंपनी अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी। आराम से बेटे एक्सचेंज रेशो इस तरह से निकालते हैं बेटे 20/30 करके देखिए जी। 20/30 ये आ गया बेटे 0.6666। तो इसको हम ले लेते हैं 0.67। अब इसका मतलब जरूर लिखेंगे। इट implies for every one share of J Limited, J Limited बेटे वेंडर है, for every one share of J Limited, that is vendor company, 0.67 shares of K Limited will be issued.
इसका मतलब ज्यादा डोमिनेटिंग कंपनी बेटे जो परचेजिंग कंपनी है के लिमिटेड है, और किसके शेयर्स खरीद रही है, वेंडर कंपनी के। आराम से देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ